गर्मी में देवरानी जेठानी ने बनाई खेत में रसोई। दोपहर की चिलचिलाती गर्मी और लू के प्रभाव से पूरा गांव परेशान था। गांव के छोटे बड़े सभी लोग अपने अपने घरों में गर्मी की वजह से छिपे हुए थे और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। पुराने से घर के एक कमरे में सरला देवी अपनी दोनों बहुओं और पोते के साथ चटाई पर लेटी हाथ से पंखे की हवा कर रही थीं। अरे गर्मी है या महंगाई, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती ही जा रही है। सच में गर्मी ने तो इस साल हद पार कर दी है। अभी तो गर्मी का आधा मौसम भी नहीं बीता और हमारी ये हाल हो गई है, मानो जैसे हमारी जान पर बनाई हो। भगवान करे जल्दी जल्दी दिन बीते और बारिश का मौसम आए, थोड़ी तो राहत मिलेगी। माँ जी, भाभी, हमने जो सोचा है हम करेंगे ना, आप लोग पीछे तो नहीं हटेंगी? हाँ मेरी माँ, अब तो तू हमसे कागज पर लिखवा कर साइन ले ले। सब तय हो गया है तो कितनी बार पूछेगी। ये देखिए, अब तो सरकार की तरफ से भी सूचना आई है, आने वाले दिनों में गर्मी और लू बढ़ने वाली है। और कितनी गर्मी बढ़ेगी, बाप रे, अभी तो जीना मुश्किल हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चों के हाल तो पूछो ही मत। गर्मी की वजह से बच्चों को कितने घमौरी हो रहे हैं। बहू एक काम करो, तुम अपने अड़ोस पड़ोस में भी बता दो इस सूचना के बारे में। आगे लिखा है कि दोपहर के समय बेवजह मत घूमो, घरों के अंदर या फिर हरियाली के नजदीक रहने की कोशिश करो, खूब सारा पानी पियो और अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखो। अगले दिन गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा होते हैं और वहां टीवी पर न्यूज देखते हैं। सीमा और साधना भी वहीं खड़ी होती हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ेगा, जिससे गर्मी और भी ज्यादा भीषण रूप धारण कर सकती है। अब तो भाई बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, घर के अंदर रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। चलो सब। गर्मी बढ़ने वाली है, सुनकर तो मेरा दिमाग अभी से गर्म हो गया। चलो भाई, सब अपने अपने बच्चों को घर के अंदर ही रखो और दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठो। भाभी, अब हमने जो सोचा है वो करने का समय आ गया है। दोनों घर आती हैं और सबको न्यूज के बारे में बताती हैं। एक और जहां पूरा गांव घर के अंदर जा रहा था, सरला, साधना, सीमा, मोहन और राघव हाथ में घर का जरूरी सामान लेकर घर से बाहर निकलते हैं। उन्हें देखकर गीता हैरानी से कहती है, हे भगवान, इस कड़कड़ाती धूप में सरला बहन अपने पोते को लेकर बाहर क्यों जा रही है? सरकार चिल्ला चिल्ला कर सूचना दे रही है कि बाहर गर्मी के रूप में यमराज घूम रहा है, फिर भी इन्हें देखो जरा। लगता है इनकी अकल तो घास चरने गई है। इस लू में तो पत्थर भी पिघल जाएं और ये लोग छोटे से बच्चे को लेकर बाहर निकल गए। मुझे लगता है जरूर कोई मजबूरी होगी, वरना इस आग उगलती गर्मी में कोई अपनी मर्जी से घर के बाहर पैर नहीं निकालता है। सबको यूं सामान लेकर जाता देखकर गांव वाले बातें बना रहे थे, लेकिन उनकी बातों को अनसुना करके पूरा परिवार आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में, राघव बेटा, तेरे हाथ में जो सामान है मुझे दे दे और तू सोनू को गोद में उठा ले, बेचारा चलते चलते थक गया होगा। तुम तीनों के चक्कर में इस कड़कड़ाती धूप में हमारा कोयला बन रहा है। अब इस हालत में मैं सोनू को क्या उठाऊंगा? यहाँ मेरा खुद का दम निकला जा रहा है। गांव वालों के सामने हमारा अच्छा खासा तमाशा बन गया, सो अलग। सब हमें ऐसे आंख फाड़ फाड़ कर देख रहे थे मानो हम कोई अजूबा हों। अरे देखने दो उन्हें तमाशा, कल को वही हम दोनों देवरानी जेठानी की तारीफ करते नहीं थकेंगे, फिर आप भी कहोगे कि हम कितनी समझदार हैं। इसी तरह बातों बातों में रास्ता कट जाता है और सब लोग एक खेत में आते हैं। चारों तरफ फैली हरियाली को देखकर सबको थोड़ी राहत का एहसास होता है। सभी लोग एक जगह सामान रखते हैं और एक घने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी थकान निकालते हैं। साधना सीमा से कहती है, चलो अच्छी बात है सीमा, इस चिलचिलाती धूप में हम अपनी मंजिल तक तो पहुंच गए। अब बताओ आगे के सफर का क्या करना है? भाभी, आपको याद है उस दिन हमने जिन लोगों को देखा था, वो कितने अच्छे से सब मैनेज कर रहे थे? हाँ देखा था, वो सब मिलकर कैसे सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर रहे थे। तो फिर हम भी मैनेज कर लेंगे। और अब तो हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली है, माँ जी है, दोनों भाई है, फिर हम दोनों देवरानी जेठानी क्या किसी से कम है? हाँ सही कह रही है तू, हम भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन पहले तो हमें माँ जी के आराम की व्यवस्था करनी है, बेचारी थक गई होंगी। हाँ भाभी, वो तो सबसे जरूरी है। वो देखो उधर चारपाई रखी है, मैं सामान में रखी चादर निकालकर उस पर बिछा देती हूँ, सोनू और माँ जी आराम से सो जाएंगे। साधना और सीमा सरला जी के सोने की व्यवस्था करके उन्हें और सोनू को सुला देती हैं। तब तक राघव और मोहन भी कुछ देर आराम कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद, अब हमें खाने का सोचना होगा भाभी, अभी कुछ देर में ही सबके पेट में चूहे कूदने लगेंगे। पहले हमें रसोई तैयार करनी होगी, बाकी हम बाद में देखेंगे। यहाँ ना तो चूल्हा है और ना ही चौका, वैसे भी पता नहीं इस खुले खेत में हमारी रसोई कैसे बनेगी। सब हो जाएगा भाभी, आपने सुना नहीं, भूख इंसान से सब करवा लेती है।
हम भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। वैसे अब इन दोनों भाइयों को काम पर लगाने की बारी है। हाँ सही कह रही है। देख वहाँ जो इतने सारे बांस पड़े हैं, मुझे लगता है हम उनसे अपनी रसोई बना लेंगे। बांस से रसोई? वो कैसे भाभी? एक बार सोनू के स्कूल में उसके स्कूल वालों ने उसे एक प्रोजेक्ट दिया था, माचिस की तीली से घर बनाने का। फिर मैंने छोटी छोटी तीलियों को आपस में जोड़कर घर जैसा बनाया था। तो फिर हम भी वैसा ही करेंगे भाभी। हमारे पास तो बांस भी है। मैं अभी भाई साहब और मोहन जी को बुला कर लाती हूँ। दोनों भाइयों का आराम हो जाता है और सीमा के बुलाते ही वो दोनों वहाँ आ जाते हैं। अरे कहिए, हमारे लिए क्या हुक्म है? आराम करके अब काफी तरोताजा महसूस हो रहा है। वैसे अगर आप दोनों को शाम की चाय और रात का खाना चाहिए तो हमारे साथ रसोई तैयार करनी होगी। भाई भूख लगना तो अभी से शुरू हो गई है। बताइए क्या करना है हमें? देखिए, हमें इन बांसों को जोड़ जोड़ कर पहले रसोई का ढांचा तैयार करना है। सबसे पहले हमें 4 बांस जमीन पर मजबूती से गाड़ कर ढांचा तैयार करना है। ठीक है, पहले हम जमीन में पानी डालकर उसे थोड़ा नरम कर लेते हैं। फिर बांस को फंसाने के लिए 4 गड्ढे खोद लेंगे। चलो भाई मोहन, वो वहाँ पड़ी खुरपियाँ लेकर आओ और लग जाओ काम पर सब लोग। दोनों भाई अच्छे से नापकर जमीन में 4 छोटे गड्ढे खोद लेते हैं और उनमें 4 बांस फंसाकर एक चौकोर ढांचा तैयार करते हैं। मैं अपने साथ जूट के कपड़े लेकर आई हूँ, जो कल मुझे मीना भाभी ने दिए थे। उनके पति जिस फैक्ट्री में काम करते हैं ना, वहाँ से लाए थे। मीना भाभी के पास ज्यादा थे तो उन्होंने मुझे दे दिए थे। हाँ भाभी, कल वो झोले में भरकर कुछ लाई तो थी देने के लिए। मैं तो आपसे पूछना ही भूल गई थी। वाह भाई, तुम औरतों के पास तो हर चीज का जुगाड़ होता है। कमाल का दिमाग लगाती हो तुम लोग यार। हम एक टुकड़े से कुछ रस्सियां बना लेंगे और उनसे बांसों के चारों कोनों पर बांध लेंगे। बाकी टुकड़े बाद में काम आ जाएंगे। लेकिन ऊपर चढ़कर कैसे बांधेंगे भाभी? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये चारपाई काम में आ जाएगी। मैं इसे खड़ा करके सीढ़ी बना लेता हूँ। भैया आप चारपाई को नीचे से पकड़ कर रखिएगा। साधना और सीमा जूट के कपड़े को लंबा लंबा काटकर आपस में जोड़कर रस्सियां तैयार करती हैं। राघव चारपाई को मजबूती से पकड़कर खड़ा रहता है और मोहन चारपाई के सहारे चढ़कर चारों कोनों में रस्सियां बांधता है। लो भाई, ये काम भी हो गया। अब क्या करना है? अब एक और काम है। हम लोग आते समय कुछ पुरानी साड़ियाँ लेकर आए थे। उन साड़ियों को इन रस्सियों पर टांग देते हैं। ऊपर की तरफ तो हम जूट के बोरे को आपस में जोड़ जोड़ कर लगा देंगे। ऊपर से आती कड़ी धूप से हम बच जाएंगे। हाँ, और उस पर केले के बड़े बड़े पत्तों को भी बिछा देंगे। ठंडक भी मिल जाएगी। सच में तुम औरतों के जुगाड़ के तो क्या ही कहने। हर मुसीबत का हल और हर मुश्किल का तोड़ निकाल लेती हो आप। कुछ देर में नीचे तीनों तरफ से साड़ियों से और ऊपर की तरफ से जूट के बोरों और केले के पत्तों से ढकी एक अच्छी सी छायादार और ठंडी रसोई तैयार हो जाती है। अरे वाह, तुम लोगों ने तो इतनी अच्छी रसोई का इंतजाम भी कर लिया। बड़ी होनहार बहू है मेरी। अब तक इन दोनों ने बस दिमाग ही लगाया है माँ। सारी मेहनत तो हम दोनों भाइयों ने की है। सही बात है, मेहनत का काम तो किया है आप लोगों ने। अब बाकी का काम हम दोनों देवरानी जेठानी कर लेंगी। अब हमें चूल्हा बनाना है सीमा। हमें कुछ ईंट, मिट्टी, घास फूस और सूखी लकड़ियों की जरूरत है। बेटा, मैं और सोनू आसपास से सूखी पत्तियां, घास फूस और छोटी छोटी टहनियां इकट्ठा करके लाते हैं। तब तक तुम ईंट को मिट्टी में लीप कर रख लो। ठीक है माँ जी, लेकिन आप ज्यादा दूर मत जाइएगा और ज्यादा वजन भी मत उठाइएगा। हाँ माँ, तब तक हम दोनों भाई कुएं से पानी लेकर आते हैं और ये खेतों में बनी ठंडी रसोई साफ कर देते हैं। इस तरह सभी अपने अपने काम बांट लेते हैं। सीमा को कुछ दूरी पर कोने में पड़ी ईंटें मिल जाती हैं और वो उनमें से 6 ईंटें उठाकर ले आती है। ये लीजिए भाभी, मैं तो पत्थर ढूंढ रही थी। किस्मत से मुझे ये ईंट मिल गई। ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। ला, अब मैं इन्हें मिट्टी से लीप देती हूँ। धूप और गर्मी इतनी ज्यादा है कि बस कुछ ही देर में ये ईंट सूखकर कड़क हो जाएगी। तब तक मैं बोरे में से बर्तन निकालकर साफ करके रख लेती हूँ और खाना बनाने का सामान भी निकाल कर रख देती हूँ। हाँ, चूल्हा तैयार होते ही हमें खाना बनाने में जुट जाना पड़ेगा। आज तो हम अपने साथ लाई सब्जियों से काम चला लेंगे। कल सुबह खेत से ताजी सब्जियां तोड़कर लाएंगे। साधना सभी ईंटों पर मिट्टी का लेप लगाकर धूप में रखकर सुखा लेती है। फिर उन्हें चूल्हे की तरह जोड़कर रखती है। इस तरह चूल्हा तैयार हो जाता है। लो भाई, अब तो चूल्हा भी तैयार हो गया हमारा भाभी। सच में हम दोनों तो बड़ी होशियार हैं। सही है, वो देखो माँ जी और सोनू बोरा भरकर पत्तियां और सूखी टहनियां लेकर आ रहे हैं। चूल्हा जलाने का इंतजाम भी हो गया। अब सबसे पहले हम सबके लिए चाय बनाएंगे। भाभी, हमारी इस खेत वाली रसोई में तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। गांव वाली रसोई में तो हमारे इतने बुरे हाल हो जाते थे कि बस पूछिए मत। और नहीं तो क्या, दोपहर को तो भट्टी की तरह तपती थी हमारी रसोई। खाना बनाने का तो मन ही नहीं करता था और यहाँ तो खाना बनाने का सोचकर ही अच्छा लग रहा है। सरला बोरे में खूब सारी पत्तियां और सूखी टहनियां लाई थी।
सीमा उन्हें चूल्हे में अच्छे से जमा लेती है और माचिस से आग जलाती है। कुछ ही पलों में चूल्हा जलने लगता है। वाह, इतनी गर्मी में खेत में हमारी रसोई भी बन गई और हमारा चूल्हा भी जल गया। कमाल कर दिया तुम दोनों ने। और बहू, रात के खाने में खिचड़ी ही बना लो बेटा। तुम दोनों ने दिन भर काम किया है, थक गई होगी। दोनों भाइयों ने पानी की व्यवस्था कर दी थी। शाम को सब चूल्हे पर बनी सौंधी महक वाली चाय पीते हैं और फिर रात में गर्मा गर्म खिचड़ी खाकर दोनों भाई बाहर बरगद के पेड़ के नीचे सो जाते हैं। तो वहीं तीनों औरतें और सोनू झोपड़ी में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह, रात को तो खेत की ठंडी ठंडी हवा में बड़ी ही अच्छी नींद आई है। गर्मी का तो एहसास ही नहीं हुआ। सही बात है भैया, मेरी भी अच्छी नींद हो गई। वहाँ गांव में तो मजाल है कि इतनी गर्मी में एक पल के लिए भी गहरी नींद आ जाए। ये झोपड़ी तो हमारे छोटे से घर से भी छोटी है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा की वजह से घुटन का एहसास ही नहीं हुआ। तो फिर बताइए आप लोग, हमारा फैसला सही था या गलत? बिल्कुल सही था, हमें भी अच्छा ही लग रहा है यहाँ। थोड़ी देर के बाद दोनों भाई खेत पर काम करने जाते हैं। दोपहर को साधना और सीमा अपनी खेत वाली रसोई में खाना बनाकर दोनों भाइयों को बुलाने के लिए जाती हैं। सुनिए, खाना बन गया है, आप लोग खाना खा लीजिए। खेत के पेड़ पर लगी ताजा सहजन की फलियों की सब्जी बनाई है हमने। हाथ से पीसे मसाले की बनी, चूल्हे का सौंधा स्वाद भी है उसमें। वाह भाई, सुनकर ही तेज भूख लग गई। अब तो चलना ही पड़ेगा। दोनों भाई खुरपी छोड़कर कुएं के ताजे पानी से हाथ मुंह धोते हैं और झोपड़ी की ओर जाने के लिए निकलते हैं। तभी पड़ोस के खेत में काम कर रहे राजेश और गौतम की आवाज सुनकर रुक जाते हैं। तुम लोग तो बिल्कुल ही बौरा गए हो भाई। आए आए भला इतनी गर्मी में खेत में आकर भी कोई रहता है क्या? अरे सरकार ने तो पहले ही चेतावनी दी है और इस कड़कती गर्मी में तुम लोगों ने खेत में ही अपने रहने का घर बना लिया है। आए देखना कहीं इस जानलेवा गर्मी में मर मुरा न जाओ तुम लोग। अरे भाई, जान प्यारी है तो ये पागलपन छोड़कर अभी भी घर लौट जाओ। जान से हाथ धो बैठोगे वरना। यहाँ तो हमें कुछ नहीं होगा काका, लेकिन वहाँ गांव में रहते तो जरूर मर जाते। यहाँ तो गांव की अपेक्षा ज्यादा ठंडा है। रही बात बिजली की, तो वैसे भी गांव में बिजली के जो तार लगे हैं उससे दिन में कुछ ही घंटे बिजली देते हैं। यहाँ तो बिजली की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ न रोशनी की कमी है और न हवा की। और फिर सबसे बड़ी बात कि यहाँ रहकर खेत की देखभाल भी हो जाती है। यहाँ हमारा घर है तो इन्हें गर्मा गर्म खाना भी मिल जाता है और थकान होने पर इनका आराम करना भी हो जाता है। जवाब तो हर चीज का है तुम लोगों के पास, लेकिन देखते हैं खेत में तुम लोगों की गृहस्थी और रसोई कब तक चलेगी। कुछ ही दिनों में भूत उतर जाएगा तुम लोगों का। बस 1-2 दिन की बात है, फिर देखना कैसे उल्टे पांव भागकर वापस आओगे गांव में। खेत में रहना कोई बच्चों का खेल है क्या? सब लोग हंसी उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर दोनों भाइयों का अच्छा खासा मूड खराब हो जाता है और खेत में बनी रसोई में आकर खाना खाते हुए कहते हैं, सब लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। शायद हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये जो खेत में बसेरा बनाकर और रसोई वगैरह तैयार की है ना हमने, इसे देखकर लोग हमारा खूब मजाक उड़ा रहे हैं। आपको लोगों का मजाक उड़ाना दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ रहकर हमें जो फायदे मिल रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं आप। और नहीं तो क्या, यहाँ की ठंडक में कितना सुकून है। गांव में ये सब कहाँ है? लोगों को मजाक उड़ाने दो बेटा, हमें तो इस गर्मी में अपनी फिक्र करनी चाहिए, ना कि लोगों के मजाक उड़ाने से दुखी होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है आप माँ जी। वैसे भी बहू ने मोबाइल पर दिखाया था ना हमें कि गर्मी बढ़ने वाली है। सब लोगों को हरियाली और ठंडक के पास रहना चाहिए। गांव की चौपाल पर लगे टीवी में भी तो यही सब बता रहे थे। इसलिए तो जिनके पास कूलर और गर्मी से बचने के लिए साधन है वो घर में दुबक्कर बैठ गए। मगर हम क्या करते? हमारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर से ये दोनों बेचारी टीन की छत के नीचे बनी भट्टी की तरह तपती रसोई में रोटी सेकती थी, तो लगता था जैसे खुद को ही सेक रही हो। बात तो बिल्कुल सही है माँ। बात सही है तो फिर लोगों की बातों की परवाह करके खुद को दुखी करके क्या फायदा है? मत ध्यान दिया करो लोगों की बातों पर। दोनों भाई भी अब थोड़ा थोड़ा समझने लगे थे। अगले दिन सुबह नाश्ते में साधना चूल्हे पर गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती है। सीमा दोनों भाइयों सरला जी और सोनू को नाश्ता परोसती है। खेत की खुली खुली रसोई में ये चूल्हे पर बने सोंधे सोंधे पराठे खाकर तो आत्मा तृप्त हो गई। सही बात है भैया, वो गांव की उमस और गर्मी से भरी रसोई से तो ये खेत में बनी रसोई कई गुना ज्यादा अच्छी है। इन दोनों को भी खाना बनाते हुए पसीने से नहाना नहीं पड़ता। पराठे बड़े मजेदार बने हैं बहू। चलो अब तुम दोनों देवरानी जेठानी भी नाश्ता कर लो, मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बना देती हूँ। सरला जी बड़े प्यार से दोनों बहुओं को पराठे बनाकर खिलाती हैं। दोपहर की चिलचिलाती धूप में काम करके राघव को लू लग जाती है
और वो बुखार में तपता हुआ घर आता है। उसका लाल लाल चेहरा देखकर सरला समझ जाती है कि उसे लू लगी है। घबराओ मत बेटा, ये लू के लक्षण है। सीमा बहू, जल्दी से कुएं का ठंडा पानी लेकर आ। मैं इसे ठंडे पानी की पट्टियां करूंगी तो लू उतर जाएगी और जल्दी आराम मिलेगा। अभी लाई माँ जी। साधना, जरा झोपड़ी के अंदर केले के पत्ते बिछा दे, हम राघव को उस पर लटा देते हैं। ठंडक मिलेगी तो अच्छा लगेगा। माँ जी, सुबह मैंने पेड़ से ताजे कच्चे आम तोड़े हैं। मैंने उसे चूल्हे में भुनने के लिए रखे थे। मैं उनका पन्ना बनाकर लाती हूँ। हाँ बेटा, जल्दी लेकर आ। और सुन, उसमें थोड़ा नमक और भुना हुआ जीरा भी डाल देना। सीमा ताजा पानी लेकर आती है। सरला राघव के कपड़े ढीले करती है और उसके पूरे शरीर पर ठंडी पट्टियां करती है। तब तक साधना पन्ना बनाकर लाती है। ये लीजिए, आम पन्ना पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अब कैसा लग रहा है बेटा? अब तो बुखार भी उतर गया है। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। मैं तो घबरा ही गया था माँ। साधना, आम पन्ना बहुत स्वादिष्ट है, तुम लोग भी ले लो और मोहन को भी दे दो। खेत की रसोई के चूल्हे में सिके ताजे कच्चे आम का कमाल है ये। मैं सबके लिए लेकर आती हूँ। चलो भाई, भगवान का शुक्र है। वो तो अच्छा था कि खेत से ये जगह पास थी तो तुरंत पहुँच गया, और यहाँ राहत का सब सामान भी था तो तुरंत आराम भी मिल गया। अब तो दोनों भाइयों को भी खेत में रहना अच्छा लगने लगा था। दोनों काम करते हुए थक जाते थे तो बीच बीच में आराम करने के लिए घर आ जाते थे। कितनी बढ़िया जिंदगी है भैया। अच्छा है हम यहाँ रहने आ गए, लेकिन गांव वालों का मजाक उड़ाना तो अब तक रुका ही नहीं। मुझे तो अब उनकी बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार। तू भी उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया कर। यहाँ इन लोगों की जिंदगी आराम से गुजर रही थी और उधर गांव वाले बढ़ती गर्मी से और ज्यादा बेहाल हो रहे थे। ये सूरज आग उगलना कब कम करेगा भाई? लगता है कि हमें भस्म करके ही मानेगा। घर के बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। बच्चे तो बेचारे छुट्टियों में भी घर में कैद होकर रह गए हैं। बेचारे राम प्रसाद काका तो गर्मी के कारण बीमार ही पड़ गए हैं। बिजली भी तो बार बार चली जाती है, पंखा भी कहाँ से चलेगा। यहाँ कभी कभारी सही बिजली तो है। यहाँ पक्के मकान और पंखे वगैरह भी हैं हमारे पास, तो भी हम परेशान हैं। लेकिन वहाँ खेत में रह रहे उन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आराम से हैं। हाँ भाई, हैरानी की बात है कि वो लोग तो इतनी गर्मी में भी खेत में बड़े आराम से रह रहे हैं। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। कुछ दिन बाद तो गर्मी का पारा और चढ़ जाता है और गांव वालों की हालत बद से बदतर हो जाती है। गर्मी से राम प्रसाद जी की हालत और खराब हो जाती है और साधना और सीमा उनसे मिलने के लिए आती हैं। इनकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। ये हम खेत के कुछ ताजे कच्चे आम लाए हैं, आप इन्हें आम पन्ना बनाकर दे दीजिए। ताजे कच्चे आम के पन्ने से गर्मी में बड़ी राहत मिलती है। वैसे यहाँ की हालत तो दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। यहाँ तो बिजली भी परेशान कर रही है। वहाँ खेत में हमें इन सब चीजों की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ आप सबको परेशानी में देखकर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर हम सब पड़ोसी जो है, हमारी मानिए तो कुछ दिनों के लिए इस गर्मी के कहर से बचने के लिए आप लोग भी अपने अपने खेतों में चल कर रहिए। ये फालतू की सलाह अपने पास ही रखो बेटा। हमें क्या तुम्हारी तरह किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो हम अपने घरों की छत को छोड़कर वहाँ खुले खेत में आकर रहे। सबको खेत में रहने के फायदे समझाने के बावजूद भी कोई उनकी बात नहीं मानता। दोनों खेत पर लौट आती हैं और गांव के हालात सरला और दोनों भाइयों को बताती हैं। गांव के हालात तो और भी खराब हो गए हैं। गर्मी और लू से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा है कि हम लोग सही समय पर यहाँ आ गए। उन लोगों के घरों में तो पक्की छत भी है भाभी। हमारी आग उगलती टिन की छत के नीचे तो हम कब के जलकर राख हो चुके होते। सही है सीमा, जरा सोचो अगर उस दिन वो आइडिया ना आता तो। हाय हाय, एक तो ये जानलेवा गर्मी, ऊपर से टिन की छत से टपकती आग। ऐसा लगता है कि इस भट्टी जैसी रसोई में हमारी तंदूरी कबाब बन जाएगी भाभी। क्या करे, खाना बनाना भी तो जरूरी है ना। ऐसा लगता है कि रोटी के साथ साथ हम भी सीख रहे हैं। हाय भाभी, अब ये खाना हमें इतनी गर्मी में खेत पर भी पहुंचाना है, कितना मुश्किल है ये। मुश्किल तो है, लेकिन वो दोनों भाई बेचारे खेत छोड़कर घर भी तो नहीं आ सकते हैं ना। आ गए तो पीछे से जानवर फसल का नुकसान कर देंगे। दोनों जल्दी जल्दी खाना बनाती हैं और दोनों भाइयों का टिफिन पैक करके खेत के लिए निकलती हैं। उन्हें धूप में जाता देखकर पड़ोसी तंज कसते हुए कहते हैं, देखो तो कितने गरीब हैं बेचारे। घर की बहुओं को इतनी धूप और गर्मी में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। बेचारी, मुझे तो बड़ा तरस आता है उनकी हालत पर। आप लोगों को हमारी कितनी फिक्र है, यह आपके तंज भरे लहजे से साफ नजर आ रहा है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन पागल नहीं है। हमें भी अपना अच्छा बुरा समझ में आता है। ये कहकर दोनों आगे बढ़ जाती हैं। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों की हालत खस्ता हो जाती है। सीमा आहें भरते हुए कहती है, हाय भाभी, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा है। लगता है कभी भी चक्कर आ जाएंगे। चला तो मुझसे भी नहीं जा रहा है। अच्छा वो उन्हें देख, वो लोग कैसे अपने खेत में छोटी सी रसोई बनाकर खाना बना रहे हैं।
हाँ भाभी, देखो तो कितनी छोटी सी रसोई है उनकी। भाभी, हम भी तो अपने खेत में इनके जैसी रसोई बना सकते हैं। तू भी ना एकदम पागल है, कुछ भी ख्याल आते हैं तेरे दिमाग में। दोनों खेत पर पहुंचती हैं और दोनों भाइयों को खाना खिलाकर घर वापस आती हैं। सरला सोनू को पंखे से हवा कर रही थी। सीमा अपना मोबाइल देखने लगती है। तभी एक न्यूज पर उसका ध्यान जाता है और वो परेशान होकर कहती है, माँ जी, भाभी ये देखो न्यूज में क्या बता रहे हैं, गर्मी और बढ़ने वाली है, बिजली में भी 50% कटौती होगी। लिखा है कि कोशिश करके किसी हरियाली वाली ठंडी जगह पर चले जाएं। अब हम क्या करेंगे, पहले ही घर इतना तप रहा है, गर्मी बढ़ गई तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। फिर भी ये घर छोड़कर हम कहाँ जा सकते हैं। हम तो फिर भी जैसे तैसे सहन कर लेंगे भाभी, लेकिन माँ जी और सोनू के बड़े बुरे हाल हो जाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। चलो भाभी, हम खाने का देख लेते हैं। अरे सीमा रुक जा, तू भूल गई, हमने तो सुबह ही दोनों टाइम का खाना बना लिया था। चल बस अब उन्हें गर्म करके खाने के लिए दे देते हैं। दोनों रसोई में आती हैं और परेशान हो जाती हैं। हाय राम, सीमा ये सारा खाना तो खराब हो गया है, फेंकना पड़ेगा हमें। इस भीषण गर्मी में यही तो होना था भाभी, हमारे यहाँ फ्रिज भी तो नहीं है। क्या कर सकते हैं, अब फिर से इसी भट्टी में दबकर खाना बनाने के अलावा और क्या चारा है। दोनों परेशान होते हुए फिर से खाना बनाती हैं। रात को दोनों भाई खेत से आते हैं और सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। आज सीमा ने उसके मोबाइल पर देखा कि गर्मी और बढ़ने वाली है। क्या कर सकते हैं, इस गर्मी को सहन करने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। भाभी, दोपहर को हम जब खाना देने जा रहे थे तब याद है हमने कुछ लोगों को खेत में जुगाड़ करके रसोई बनाकर खाना बनाते हुए देखा था। हाँ याद है, वो लोग तो बड़े आराम से खाना बना रहे थे। तो फिर हम भी तो अपने खेत में एक रसोई बनाकर खाना बना सकते हैं ना। हमारा खेत भी तो कितना ठंडा रहता है, बरगद का बड़ा सा छायादार पेड़ है, पानी का कुआं भी है वहाँ। हाँ, इससे ये भी फायदा होगा कि हमें भरी दोपहरी को खेत में खाना देने नहीं जाना पड़ेगा और ये लोग भी आराम से अपना काम कर सकते हैं। बात तो तुम्हारी एकदम सही है। क्या सही है, हम ऐसा कुछ करेंगे तो पूरा गांव हम पर हंसेगा, हमारा मजाक उड़ाएगा। अरे वाह, हम खेत पर रहेंगे, मजा आएगा। कोई खेत पर नहीं रहेंगे, हम अपने घर में ही रहेंगे। घर नहीं भट्टी कहो, अभी इतना गर्म हो रहा है यहाँ, तो आगे जब गर्मी और बढ़ेगी तब क्या हाल होगा हमारा। हम बता रहे हैं आपको कि अलर्ट जारी किया है, फिर भी आप है कि समझ ही नहीं रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है ना आपको। इन्हें चाहे फर्क ना पड़े, लेकिन मुझे तो पड़ता है बेटा, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। हम खेत में ही अपनी रसोई बना लेंगे। इतनी गर्मी में मेरी बहू खाना बनाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। माँ, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? आप कब से ऐसा सोचने लगी हैं? मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब इस बात पर कोई चर्चा नहीं होगी। माँ से डांट सुनकर दोनों भाई चुप हो जाते हैं और उनके पास बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। अगले दिन साधना और सीमा मोहल्ले की औरतों को ये बात बताती हैं। आप लोगों ने वो अलर्ट सुना? कह रहे हैं कि गर्मी और बढ़ने वाली है। हाँ हाँ सुना, लेकिन क्या ही कर सकते हैं हम तो अपने खेत पर जाकर रहेंगे, वहीं अपनी रसोई बनाएंगे और वहीं खाना बनाएंगे। वैसे भी गर्मी से बचने के लिए हरियाली वाली जगह पर रहने के लिए कह रहे हैं ना। क्या कहा, खेत पर रहोगी? हाँ सही सुना आपने। आप सब लोग भी ऐसा क्यों नहीं करते? आप सबके पास तो कितने बड़े बड़े खेत हैं। अरे नहीं भाई, हम तो अपने घर में ही अच्छे हैं। वैसे भी हमारे यहाँ कूलर पंखा सब है। कूलर पंखा तो है, लेकिन चलाओगी कैसे? बिजली कहाँ रहती है? हमारे पास इन्वर्टर भी है, हमें कोई फिक्र नहीं है। तुम लोग जाओ रहो अपने खेतों पर, हम तो घर में ही अच्छे हैं। माधुरी और सरिता हंस हंसकर सबको ये बात बताती हैं और बाकी सब भी उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। बड़ा अजीब परिवार है भाई, है? पहली बार किसी को अपना घर छोड़कर खेत में रहने जाता देख रहा हूँ। सबके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है शायद। पगला गए हैं सबके सब। दोनों देवरानी जेठानी अपने इशारों पर नचा रही है और ये लोग बिना अपना दिमाग लगाए नाचते जा रहे हैं। जाओ बेटा जाओ, खेत में रहकर 2 दिन में अकल ठिकाने आ जाएगी, जाओ। सबकी तंज भरी बातें साधना और सीमा के कानों पर भी पड़ती हैं, लेकिन वो दोनों उन बातों, तानों और तंज पर ध्यान नहीं देती और अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। अच्छा है कि गांव वालों की बातों से घबराकर हमने अपने पैर पीछे नहीं लिए, वरना आज हम जो इतनी सुकून भरी जिंदगी बिता रहे हैं वैसी नहीं रहती। अगले दिन पूरे गांव पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ता है। तकनीकी खराबी और बिजली कटौती के कारण पूरा दिन बिजली नहीं आती और लोग परेशान हो जाते हैं। इस बिजली को अभी इसी समय जाना था। अरे भाई, इतनी गर्मी में इंसान जिए या मर जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो लगता है कि शरीर का सारा पसीना भी सूख गया है। बच्चों और बूढ़ों के हाल तो और भी खराब हैं। एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से बिजली कटौती, इन्वर्टर भी बंद पड़ गए हैं। जान हथेली पर लेकर घूम रहा है हर कोई। राम प्रसाद काका तो बेचारे मृत्युशैया पर पहुंच गए हैं। दवा खाने तो मरीजों से खचाखच भरे हैं, मतलब अब आदमी बीमार भी नहीं पड़ सकता।
मुझे तो लगता है कि हमें भी साधना और सीमा की तरह खेत में चले जाना चाहिए था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमने उनकी बात हंसी में उड़ाकर बहुत बड़ी गलती की है। हमें उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। हमने बहुत गलत किया उनके साथ, जबकि उनका फैसला सही था। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। अगले दिन राजेश के साथ कुछ गांव वाले जो सरला जी के परिवार का काफी मजाक उड़ाते थे, वो सब मिलकर खेत पर आते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो। तुमने हमें कई बार चेतावनी दी थी कि ऐसे दिन आ सकते हैं, लेकिन हमने ही नहीं सुनी। आज हमारे साथ वही हुआ। तुम दोनों देवरानी जेठानी हमें कितना समझाती थी, लेकिन हमने हमेशा तुम्हारी बात को समझने के बजाय तुम्हारी और तुम्हारी गरीबी की हंसी उड़ाई है। हम लोग तो हम उम्र हैं। मुझे तो तुम्हारी बात समझ में आ जानी चाहिए थी। मेरे बेटे की तबीयत गर्मी से कितनी खराब हो गई है, देखो। आप लोग ऐसे हमसे माफी मत मांगिए। हम तो एक परिवार की तरह हैं और परिवार में ऐसी खट्टी मीठी बातें तो चलती रहती है। वैसे अभी भी समय और हालात और खराब हो जाए, इससे पहले आप लोग भी हमारी तरह खेत पर रहने आ जाए। हाँ, हम लोग इसीलिए तो आए हैं। तुम लोग हमारी मदद करोगे हमें यहाँ बसाने में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी दोनों होनहार बहुएं आप सबकी मदद करेगी। हम सब मिलजुल कर करेंगे हर काम। सरला, साधना और सीमा के साथ राघव और मोहन भी सबकी मदद करते हैं और देखते ही देखते सबके खेत में एक रसोई और रहने की व्यवस्था हो जाती है। आप लोगों का खूब खूब धन्यवाद। अब हमारे खेत में हम सबकी भी रसोई बनकर तैयार हो गई है। सच में बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। खेत में हमारी रसोई बनाने में तुमने हमारी बड़ी मदद की है बेटा। तुम लोगों के अनुभव के कारण काम इतनी आसानी से हो गया। राघव और मोहन, तुम दोनों भाइयों ने भी हमारे लिए कितनी मेहनत की, जबकि हमने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा था। अरे वो सब बातें भूल जाइए काका, और हमारी तरह खेत में रहने और खाने का मजा लीजिए। बच्चे भी कितना खुश हैं। कितने दिनों बाद आजादी की सांस ले रहे हैं बेचारे। चलो अब सब अपनी अपनी रसोई में खाना बनाते हैं, फिर सब मिलकर एक साथ खाएंगे। हाँ, लेकिन पहले हम कुएं से ताज़ा पानी लेकर आते हैं, तभी तो खाना बना पाएंगे। सभी बड़े बूढ़े छांव में चारपाइयां बिछाकर आराम करते हैं और आदमी और औरतें मिलजुल कर अपने अपने काम करती हैं। कुएं के पास भी पानी निकालते समय सभी औरतें खूब हंसी मजाक करती हैं। इस गर्मी ने तो हमें कुएं से पानी निकालना भी सिखा दिया, लेकिन सबके साथ काम करने में थकान नहीं बल्कि आराम मिल रहा है। सब औरतें गर्मी से परेशान हुए बिना अपने अपने खेत में बनी रसोई में खाना बनाती हैं और फिर बच्चे बूढ़े सब मिलकर हंसी मजाक करते हुए खाना खाते हैं। भाई, हमारे राम प्रसाद काका की तबीयत तो यहाँ आकर एकदम ठीक हो गई है। सब इस जगह का कमाल है। काश हम पहले यहाँ आ जाते तो इतनी तकलीफ सहनी न पड़ती। मैंने तो अपनी बहुओं से यही सीखा है कि जो समझदार होते हैं वो मुश्किल परिस्थिति से बचने के लिए पहले ही उपाय सोच लेते हैं, मुश्किलों का इंतजार नहीं करते। सही कह रही हूँ बहन। हम सच में पागल थे जो इतना समझाने के बाद भी इतनी बड़ी मुश्किल का इंतजार करते रहे। इस तरह सबने मिलकर अपने अपने खेतों में रहकर गर्मियों के बेहद मुश्किल दिन भी आसानी और मजे से निकाल लिए और गर्मी कम होते ही सभी अपने अपने घर वापस खुशी खुशी लौट आते हैं।